संशोधन। चलिए आज समग्रता से प्रयास करूंगा, कम समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। संविधान संशोधन, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में जब मूल संविधान में चर्चा की गई थी तो वहां पर लिखा हुआ था, अनुच्छेद 368 का जो टाइटल था उस टाइटल में क्या लिखा हुआ था? उस टाइटल में लिखा हुआ था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान, मूल संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ये उसका मूल टाइटल था की प्रक्रिया। अब देखिए हमारे संविधान ने संसद को ये पावर दी है, संसद को ये कहा है कि संसद मुझे संशोधित कर सकती है। संविधान ने संसद को ये कहा है कि संसद क्या कर सकती है? संविधान का संशोधन कर सकती है। तो संसद के पास पूरी अथॉरिटी है, संसद के पास पूरी पावर है। तो चूंकि अब यहां पे देखेंगे तो 368 में तो प्रक्रिया लिखा हुआ था, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब मूल संविधान था 42वें संशोधन से पहले, 42वां संविधान संशोधन से पहले एक और संविधान संशोधन हुआ था, 24वां संविधान संशोधन। तो इससे पहले जो है संविधान में 368 में लिखा हुआ था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अब चूंकि संविधान में संशोधन करने का कार्य संसद को करना था, अब यहां पे शब्द लिखा हुआ था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो अब मुद्दा, चूंकि संसद संविधान में जब संशोधन करती थी तो वहां पे संसद के पास बहुत सारे, देखो जो विधायिका होती है, विधायिका का कार्य है कि लोक निर्माणकारी संस्था के रूप में कार्य करना, ऐसे कानून और विधियां बनाना जिससे लोगों का सामाजिक हित हो, आर्थिक हित हो, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, राज्य के नीति हिंसक तत्व लागू कराए जा सके धरातली स्तर पे। तो ऐसा करने में संसद को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कारण बहुत सारे थे। एक तो फंडामेंटल राइट थे आपके, जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार सबसे बड़ा अधिकार था। तो ऐसे में पार्लियामेंट ने क्या किया? कुछ संशोधन करने चालू किए संविधान में। और जब संविधान में संशोधन करने पार्लियामेंट में चालू किए गए तो उससे कई सारे नुकसान हुए। पहली बात तो व्यक्तिगत हितों को भी समाप्त करने का प्रयास संसद ने किया। व्यक्तिगत हित कैसे? आपका जो आपको पता है ना, 42वें संविधान संशोधन में तो पूरा संविधान पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को ही बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं पे कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अभिभावक है, गार्जियन है, भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है आपका फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्शन को लेकर के यहां पर एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब है क्या? अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा देता है और यह कहता है कि यदि संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि पारित की जाती है जो विधि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या उसके खिलाफ है, तो ऐसे में वो विधि क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसी बात है ना? तो अनुच्छेद 13 तो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है, पावर देता है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सके, जुडिशियल रिव्यू कर सके, जो भी विधायिका के द्वारा कानून बनाए सके। और यदि वो विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो क्या हो सकता है? उस कानून को समाप्त करने की बात है, उस कानून को खत्म करने की बात है। वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये 368 है आपका भारतीय संविधान का, इसमें विधायिका बनाम, विधायिका हमारी संसद है, विधायिका बनाम न्यायपालिका एक बड़ा विवाद रहा, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक बड़ा विवाद देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसी चीज पे हमारी चर्चा होगी। कई सारे केस आए हैं न्यायपालिका के सामने, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद एक बड़ा विवाद देखने को हमें मिला है ना? तो पहली बात, क्या 368 संविधान के संशोधन करने की पार्लियामेंट की शक्ति है या संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो इसको लेकर मेरे सामने संविधान की मूल प्रति है। देखो, अब तो अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया है। आप देखेंगे तो यहां पर अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में है आपका, इसमें स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है? मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। लिखा हुआ अनुच्छेद 368 है, संविधान का संशोधन की संसद की शक्ति। पहले क्या लिखा था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये पहले लिखा था। लेकिन 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वें संविधान संशोधन में पहले तो राष्ट्रपति की पावर खत्म की गई। राष्ट्रपति को बोला गया कि आप, फिर से ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति महोदय को कहा गया कि यदि संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है, कहां से पारित होता है?
पार्लियामेंट से, तो आपको उस पर साइन करना ही पड़ेगा। यानी संविधान संशोधन विधेयक पे आप कोई वीटो पावर नहीं लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को निहत्था कर दिया गया कि भाई यदि संसद ने कोई संविधान संशोधन पारित किया है तो आप उस पर किसी तरीके से क्योंकि ये चीज स्पष्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के ऊपर इस चीज की बाध्यता नहीं थी। तो 24वां हुआ, 24वां में ही ये बात कह दिया कि अनुच्छेद 368 जो है वो क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है ना, और उसके लिए प्रक्रिया है। दोनों चीजें कि कैसे संशोधन होगा, कहां पर विशेष बहुमत की जरूरत है, कहां पर साधारण बहुमत की जरूरत है ना। तो इस चीज को स्पष्ट करने का कार्य किया है। अब इसमें बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए विवाद हैं क्योंकि इसमें कई सारे वाद हैं। एक तो केशवानंद भारती वाद है, आपको पता है ना, एक केशवानंद भारती वाद बड़ा फेमस वाद है आपका, केशवानंद भारतीवाद है, भारतीवाद। अब देखो यहां पर दो तीन चीजें समझ लेते हैं। पहला है आपका अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त थी। किस चीज की शक्ति प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ताकि कोई भी संसद कानून पारित करती है यदि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13 लग जाएगा और वो कानून आपका उस हिस्से तक समाप्त हो जाएगा जिस हिस्से तक वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो इसमें क्योंकि लिखा हुआ है कि जो विधि संसद बनाएगी वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती से पहले आया था 1971 पे, 24वां अमेंडमेंट कर दिया गया, 24वां अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। अब जिसमें पहले तो राष्ट्रपति की पावर समाप्त की गई, दूसरा अनुच्छेद 13 में विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन को हटा दिया गया। यह बोल दिया गया कि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं आता है। अब चूंकि विधि की परिभाषा में यदि संविधान संशोधन नहीं है तो संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। यानी कि यदि हम फंडामेंटल राइट कोई हटाना चाहें तो हम हटा सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से पावरफुल है, एम्पावर्ड है। ऐसा संविधान, ये भी कार्य अनुच्छेद 13 की भी ये चौथा क्लॉज जोड़ करके ये लिख दिया गया कि विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है आपका। तो ये सब कब हो रहा है, 24वें में हो रहा है। और दूसरा इसका मतलब क्या हुआ, यदि विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त हो जाएगी। संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, तो एक जुडिशियल रिव्यू की पावर भी खींच ली गई इसकी, है ना। और यह भी बोल दिया गया 24वें संविधान संशोधन में, क्योंकि इसके अनुच्छेद 368 का टाइटल ही चेंज कर दिया गया और टाइटल पे लिख दिया गया संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। यह भी बोल दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में फंडामेंटल राइट को भी ध्यान में रखते हुए भाग 3 समेत किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, उसके पास एब्सोल्यूट राइट है ना। इससे पहले गोलकनाथवाद पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नहीं, इसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन के उभरा और ये विवाद का कारण बन गया। विवाद कब बना, जब 1973 पे आपका केशवानंद भारतीवाद आया। अब जब केशवानंद भारतीवाद आया तो केशवानंद भारतीवाद पे एक सिद्धांत निकल के आया, वो था बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, जिसको कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब देखिए इसमें पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या बहस हुई, संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चलो ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये संसद के पास पावर है अनुच्छेद 368 के तहत। क्यों? क्योंकि 24वें अमेंडमेंट में तो लिख दिया गया था ना कि संविधान के किसी भी हिस्से में संसद क्या कर सकती है, पावर। संसद ने सीधा सीधा अनुच्छेद 368 को ही बदल दिया, लिख दिया कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, ताकि ये विवाद खत्म हो जाए कि प्रक्रिया और ये दुनिया भर की बातें जो लिखी हुई थी कि संविधान, भाई बाकी तो यही हो रहा, आवाज तो यही उठ रही थी ना कि भाई अनुच्छेद 368 संसद की अमेंडमेंट करने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। तो ऐसे में केशवानंद भारती में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर सकते हो, संविधान के किसी भी हिस्से में फंडामेंटल राइट समेत आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसी बात हुई, लेकिन आप जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे, मूल ढांचे में किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। अब जब मूल ढांचे में चेंज कर रहा, मूल ढांचा क्या होगा ये समय समय पर कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा।
माफ करिएगा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, यानी संविधान में मूल ढांचे को स्पष्ट नहीं किया गया, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा संविधान का, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इतनी बात हुई। अब इतनी बात से फिर मिर्ची लग गई, किसको लग गई? संसद को लग गई कि भाई मुझे सीमित कर दिया, मेरे अधिकारों को सीमित कर दिया। क्यों? ये बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से संसद, अब भाई मान लीजिए संविधान में कोई संशोधन संसद करती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है तो मूल ढांचा है। अब ये हुआ भी, अब ये कब देखने को मिला? जब देश में आपातकाल लगा और 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की गई। अनुच्छेद 367 में यह लिख दिया गया कि यदि संसद कोई संविधान संशोधन करती है तो उसका न्यायपालिका किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। यह कहां लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 4 और 5 में लिखा हुआ है। पढ़ के सुनाता हूं। क्लॉज 4 क्या कह रहा है? क्लॉज 4 कह रहा है इस संविधान का, जिसके अंतर्गत भाग 3 भी है, भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट, इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1912 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया किसी भी प्रकार का तथ्यार्पित कोई भी संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या था? न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की पावर को समाप्त कर दिया गया कि यदि कोई भी फंडामेंटल राइट समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संसद ने यदि कोई संशोधन किया तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट को भी पंगु कर दिया गया। पहले राष्ट्रपति को किया गया 24वां में, और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी निहत्था कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद 5वां क्या लिखा है? शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन, परिवर्तन व निरसन के रूप में संशोधन करने की संसद की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। यानी संविधान के किसी भी हिस्से में, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा है, इसको भी किसी तरीके से मान्यता नहीं दी जाएगी, ये संसद ने कहा। देखो कैसी एक जंग है, कैसी एक जंग है ये, संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के बीच में कैसी एक जंग है। तो 42वें संविधान संशोधन में संसद ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन है? कोई नहीं है, जो संसद ने कर दिया वही संविधान है। संसद अपने आप को संप्रभु बनाने का कार्य कर रही थी। ऐसे में फिर मामला, 2 केस आए। एक केस आया आपका 1980 में जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद जब आपका आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में हमने क्या किया है? हमने केशवानंद भारतीवाद में हमने ये बोला है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। आप संशोधन करिए, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। अब चूंकि आपने छेड़खानी कर दी है, आपने कहा कि छेड़खानी 368 का क्लॉज 4 और 5 जोड़ करके आपने संविधान के मूल ढांचे को छेड़ दिया। इसलिए मूल ढांचा क्या? जो संसद की अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, इस शक्ति को आपने मुझसे छीन लिया। लेकिन यह शक्ति तो संविधान ने दी और यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान ने मुझे यह पावर दी है, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी है कि वो संविधान का संरक्षण करे। न्यायपालिका का काम ही यही है ना, सबसे सर्वोच्च न्यायालय का काम ही यही है। तो ऐसे में चूंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में 4 और 5 जोड़ करके ये पावर समाप्त की जा रही थी, तो ऐसे में मिनर्वा मिल्स वाद में केशवानंद भारतीवाद का सहारा लेते हुए, केशवानंद भारतीवाद का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया कि चूंकि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए आपका जो 368 में किया गया क्लॉज 4, क्लॉज 5 क्या हो जाएगा? अविधिपूर्ण हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, और ये दोनों क्लॉज क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे, ये अविधिपूर्ण हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक, और इसके बाद एक केस और आपका आया, एक केस आया आपका एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद। ये कब आया? 1997 में वाद आया। इस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद को ही फिर से इन्होंने बल प्रदान किया और ये कहा कि चूंकि संसद का संविधान के किसी भी हिस्से पर संशोधन करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन वो ऐसा ना करें कि संविधान के मूल ढांचे को छेड़ दें। अब मूल ढांचा क्या होगा ये समय समय पर कौन बताएगा? संसद बताएगा। इसी कारण से आपने देखा होगा एनजेसी आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति
नियुक्ति आयोग बनाया गया है ना, इसके लिए कानून पारित हुआ, 99वां संविधान संशोधन हुआ। अब उस संविधान संशोधन में जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा, एक आयोग करेगा, एक कमीशन करेगा, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे मुख्य न्यायाधीश सहित, एक जो है आपके कानून मंत्री होंगे और 2 प्रख्यात विधिवेत्ता होंगे। और ये प्रख्यात विधिवेत्ताओं की नियुक्ति कौन करेगी, एक कमेटी करेगी, एक सर्च कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और एक व्यक्ति होंगे। तो जब ये पूरा बनाया गया तो बनाने के बाद चूंकि आर्टिकल 50 आपका, आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहने का प्रयास किया जाएगा। डीपीएसपी पे लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपस में जोड़ दे। तो चूंकि अब एनजेएसी जो था उसमें तो कानून मंत्री थे, उसमें तो प्रधानमंत्री सर्च कमेटी में थे, 2 विधि प्राप्त विधिवेत्ता कौन होंगे ये कौन निर्धारित करेगा। तो ऐसे में न्यायपालिका को लगा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, तो आपका जो 99वां संविधान संशोधन एनजेएसी था उसको भी इलीगल घोषित कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है, जो आपको समझना है कि जो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति है ये पूरी तरीके से क्या आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये सीमित है, एक दायरे में है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की छेड़खानी कोई नहीं कर सकता है। इसका कार्य सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले रखा है कि यदि संसद ने कोई ऐसा कानून पारित किया, ऐसा कोई संविधान संशोधन किया जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये रहा आपका संविधान संशोधन को समझने का ये पूरा का पूरा तरीका। बाकी आप एक बार जो है आपको पढ़ लेना चाहिए कि संविधान भाग 20 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है। मैंने खूब अच्छे से सारी चीज़ें ऑनलाइन बैच में पढ़ाई हैं बच्चों को, खूब अच्छे से। जितनी क्लासें हैं पूरी क्लास करोगे तो वहाँ पर संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया, उससे जुड़ी हुई बातें सारी पढ़ाई हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में निश्चित तौर पर आ गया होगा। और जो आपको जो है